मेरा नाम बलभद्र है। जब 6 या 7 साल का रहा हूँगा, नानी के घर आया। नानी के घर की छत से मुझे वो पुराना टूटा फूटा महल दिखा। मुझे तो बस वहाँ जाने की धुन सवार हो गई। मैंने मौसी से पूछा कि वहाँ कैसे जाते हैं, चलो। तो मौसी बोली, पीने का पानी खत्म हो जाने दे, फिर चलते हैं। मैं वहाँ मौसी के साथ गया, लेकिन मौसी ने महल के अंदर नहीं जाने दिया। मौसी चटनी के लिए थोड़ी इमलियाँ तोड़ी और मैंने अमलतास के फूल तोड़े। फिर मैं और मौसी घर आ गए। रात में खाना खाकर हम छत पर सोने गए, क्योंकि उस समय गांव में बिजली नहीं होती थी, तो गर्मियों में छत या आंगन में सोना पड़ता था। छत से भी वो पहाड़ी दिख रही थी। मुझे फिर पुराने महल की याद आ गई। मुझे जैसे तैसे करके नींद आई। सुबह होते ही मैं इस बार नानी के साथ पानी भरने गया। मैं उधर जाने लगा तो नानी ने मना कर दिया। घर आया तो देखा मम्मी की बुआ का पोता आया है अपने पापा के साथ। उसका नाम अनुज था। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरा हमउम्र था। दोपहर तक खाना पीना हुआ, फिर थोड़ी देर बातें हुई। सब बड़े अपने लिए हाथ वाला पंखा झलते झलते सो गए। मैं, अनुज और चंदा लूडो खेल रहे थे। खेल खत्म हो गया तो हम लोग बोर होने लगे, तो मैंने कहा चलो इमली तोड़ने चलते हैं, और वहाँ खूब सारे फूल भी लगे हैं। और हम सब वहाँ गए। मैंने कुछ फूल तोड़े और अनुज से कहा कि तू यहाँ फूल और इमलियाँ तोड़, मैं आता हूँ। मैं खंडहर के अंदर गया तो महल तो अंदर से उतना पुराना नहीं था, लेकिन बहुत सारे कबूतर थे वहाँ। फिर अचानक मैंने देखा कि एक लड़की घाघरा चोली में पीठ किए हुए खड़ी है। उसकी चोटी बहुत ही लंबी थी। उसने कहा कि तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे जानती हो। उसने कहा हाँ। तभी मेरे हाथ से फूल छूटकर नीचे गिर गए। मैं फूल उठाने झुका तो देखा उसकी पीठ तो मेरी तरफ है, लेकिन उसके पैर के पंजे आगे की तरफ ना होकर मेरी तरफ है, और मैं बेहोश हो गया। अब मेरी उम्र 50 साल की है। जब वो भयानक दिन मुझे याद आते हैं तो मेरे शरीर में मुझे अब भी झुरझुरी महसूस होती है। मैं बेहोश होकर वहीं पड़ा रहा। अनुज ने मुझे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मिला, क्योंकि वो महल के अंदर नहीं गया। घर जाकर उसने सबको बता दिया। मुझे ढूंढने मामा के साथ भी काफ़ी लोग आए और मुझे महल के अंदर ढूंढ लिया गया। ये तो थी 2 साल पुरानी घटना, जब मैं 7 साल का, लेकिन अब मैं 2 साल बाद नानी के घर आया, यानी अब मैं 9 साल का हूँ। उसी पुराने महल ने मुझे फिर अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन मौसी ने मुझे रोक लिया, क्योंकि 2 साल पहले की घटना के बारे में मैंने सबको बताया था कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ था। तो सभी परेशान थे कि मैं वहाँ से सबको सुरक्षित मिला, और मुझे किसी ने वहाँ दोबारा नहीं जाने दिया। सब मुझ पर नज़र रखते थे कि मैं वहाँ ना जा पाऊँ, और 2-4 दिन रुक कर मैं वापस आ गया। फिर मौसी की शादी हुई, तब भी मैं नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरे इम्तिहान चल रहे थे। फिर नानी भी नहीं रही, तो माँ का भी बहुत कम जा पाना होता था। वो खुद ही अकेले जाती थी और हम बहन को नहीं ले जाते थे। लेकिन 12 साल बाद अब मैं 21 वर्ष का हो गया हूँ। मैं अपने नानी के घर जा रहा हूँ, वो इसलिए कि अनुज की भी शादी तय हो गई। लड़की मेरी नानी के गांव की है। लड़की वालों ने कहा कि सगाई और शादी दोनों वहीं से होगी। हम सब नानी के गांव पहुंचे, मेरी नकचड़ी मौसी भी, लेकिन प्यार भी बहुत करती है। अच्छा लग रहा था वहां, इतनी सारी भीड़भाड़ देखकर। मामी की 2 बेटियां और मौसी के भी 2 बच्चे, और मैं सबसे बड़ा। बस भैया भैया कहकर मेरी जान खाते थे। मुझे भी अच्छा लगता था उनके ऊपर धौंस जमाना। गर्मियों के दिन है, मई का महीना है, और अब भी नानी के गांव में बिजली नहीं पहुंची, और अब भी वहां कुछ कुछ खपरेल वाले मिट्टी के घर है। शाम और सुबह घर की कुछ रिश्तेदार महिलाएं उसी पुराने महल वाले कुएं से पानी भरती है, क्योंकि सारे गांव में उसी कुएं का पानी मीठा और पीने लायक है, और वो कुआं है भी राजे रजवाड़ों के समय का। बूढ़े पुराने लोग कहते हैं कि वहां पर राजकुमारियां स्नान किया करती थी। शाम को घर के आंगन में खूब चहल पहल रहती है। सारी औरतें मिलकर खाना बनाती है। कभी ढेर सारे कच्चे आम चूल्हे में भूने जाते और पना बनता पुदीने की तीखी चटनी डालकर। पानी लगी हाथ से बनी मोटी मोटी रोटियां, चने की घी से तड़का लगी दाल, कभी लौकी की सब्जी, कभी भुने हुए आलू का ढेर सारा प्याज डालकर भरता बनता। बहुत मजा आ रहा है। खाना खाकर सारी महिलाएं और बच्चे छत पर सोते हैं, और बाकी घर के बाहर भी बहुत मैदान है, तो सब बड़े बाहर ही चारपाई डालकर सो जाते हैं। बाहर मैदान में एक नीम का पेड़ है, जो छत से भी दिखाई देता है। पहले तो हम सब छत पर बातें करते रहे, फिर सब सो गए। मैंने अपनी हाथ में बंधी घड़ी में देखा तो 12 बज रहे थे। मेरा ध्यान फिर उसी पुराने महल पर गया। मैंने सोचा कल मैं जरूर जाऊंगा, फिर मुझे नींद आ गई। दोपहर में सब सो गए और कुछ सगाई की तैयारी में व्यस्त थे, तो मैं भरी दोपहरी में चुपके मुंह पर गमछा बांधकर निकल गया।
इतनी लू थी, धूल भरी गर्म हवा चल रही थी और मैं पुराने महल पहुंच गया। मैं डरते डरते अंदर गया तो महल अंदर से तो साफ दिख रहा था। तभी मुझे कुछ आहट सुनाई दी, वो चूड़ियों के खनकने की आवाज़ थी। मैंने थोड़ा और अंदर जाकर देखा तो एक लड़की लहंगा चोली पहने ढेर सारे अमलतास के फूलों से कुछ बना रही थी, उसके पास में सुराही रखी थी। उसने मुझे देखा और पूछा, तुम कौन हो? तो मैंने कहा, मेरा नाम बलभद्र है, और तुम्हारा क्या नाम है? तब उसने कहा, मेरा नाम कनकलता है। मैंने कहा, इतना बड़ा और पुराना नाम? तो उसने कहा, तुम्हारा नाम कौन सा छोटा है? मैंने कहा, पानी पिला दो, प्यास लगी है। तो उसने एक मिट्टी के बर्तन सकोड़े में पानी भर कर दिया, मैं पी गया। उसने पूछा, यहाँ क्यों आए हो, वो भी दोपहर में? मैंने कहा, मुझे अच्छा लगता है ये टूटा फूटा पुराना महल, मुझे लगता है कि इससे मेरा सालों का नाता है। फिर उसने पूछा, तुम यहाँ के तो नहीं लगते? मैंने कहा, हाँ, मैं तो यहाँ शादी में आया हूँ। बस ऐसे ही हम बातें करते रहे और दोपहर से शाम हो गई। मैंने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, सब इंतजार कर रहे होंगे, और मैं घर आ गया। रात में सब खाना खाकर छत में आ गए और बातें करते करते सब सो गए, लेकिन मेरा मन तो कनकलता में अटक गया था। मैं सोने की कोशिश करता तो कनकलता का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। वो है भी तो कितनी खूबसूरत, कोट भी देखे तो पागल हो जाए। यही सोचते सोचते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। मैं जब तक गांव में रहा बस दोपहर होने का इंतजार करता रहता, और बस सबके सो जाने और काम में लग जाने के बाद मैं निकल जाता पुराने महल। कनकलता से मिले बगैर मेरा जी ही नहीं लगता था, वो भी हर दोपहर मेरा इंतजार करती। मैंने उससे पूछा भी कि तुम कहाँ रहती हो जो दोपहर में मुझसे मिलने आ जाती हो, लेकिन उसने बात को टाल दिया और मैंने भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने सोचा, क्या करना है, बस मुझे वो अच्छी लगती हैं, और इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद मुझे कनकलता से प्रेम हो गया था और वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। मैंने सोचा, अब कह देना ही ठीक है, और जाने से पहले इजहार करना जरूरी था। मेरे जाने के 2-3 दिन पहले ही मैंने कह दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कनकलता, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? उसने भी शर्माते हुए हाँ में जवाब दिया और मेरे गले लग गई। लेकिन वो जब मेरे गले लगी तो उसके बदन से सड़े मांस की बदबू आई। मुझे थोड़ा अजीब लगा, और मेरे जाने के एक दिन पहले मैं दोपहर में कनकलता से मिलने गया तो वो रोने लगी कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तो मैंने उसे चुप कराया और कहा कि मैं रात में भी तुमसे मिलने आऊँगा, और मैं भारी मन से चला आया। सच तो ये है कि मैं भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं दुखी था और ये मेरे चेहरे से झलक रहा था। तो मुझे देखकर अनुज ने पूछा कि क्या बात है, तू इतना उदास क्यों हो? मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने कहा, परेशान मत हो यार, मैं भी तेरे साथ चलूंगा पुराने महल, तू जरूर उससे मिलेगा। और रात को हम गए। अनुज ने कहा कि मैं बाहर हूँ, तू जल्दी से मिलकर आ जा। मैंने कहा, ठीक है। मैं अंदर गया तो दिए का हल्का उजाला था और वो पीठ किए हुए खड़ी थी। उसने पूछा, आ गए तुम? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा कि अच्छा, तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। उसका इस तरह से बात करना मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? और वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो इतनी लंबी हो गई कि उसका सर महल की छत से जा लगा। मैं चीखा तो उसने अपनी शक्तियों से मुझे छत के बराबर लाकर छोड़ दिया और बोली, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। एक बार पहले भी तुम मुझसे बच गए थे, तुम्हें मारकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, तभी मेरा वर्षों पुराना बदला पूरा होगा। मेरी चीख सुनकर अनुज भी अंदर आ गया। वो सब देखकर उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मेरा हाथ पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो मुझे बाहर ले आया और हमने घर की तरफ भागना शुरू किया। उस दिन मैं और अनुज उस पुराने महल से जान बचाकर भागे। घर पहुंचकर ही हमने सांस ली। अनुज ने कहा कि ये सब अभी किसी से मत कहना, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी कि तुम लोग रात को वहां क्यों गए। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि वो चुड़ैल थी। इतने दिन मैं एक चुड़ैल से मिलने जाता रहा, तभी उस दिन वो मेरे गले लगी तो सड़े मांस की बदबू आ रही थी। अजीब तो लगा था, लेकिन मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। फिर माँ ने बताया कि हम एक हफ्ते और रुक रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है। छत पर सब सोने गए, मैं भी, लेकिन डर के मारे नींद कहाँ से आए। सब बातें करते करते सो गए थे। मैंने अपनी हाथ की घड़ी देखी तो रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने पुराने महल की तरफ नज़र दौड़ाई तो एक रोशनी सी दिख रही थी। मुझे लगा कोई दिया जल रहा होगा, लेकिन आज से पहले तो वहाँ कोई दिया नहीं जलता था।
फिर मैंने ध्यान से देखा तो वो रोशनी मेरी तरफ बढ़ रही है और अचानक सर्रा से मेरे बगल में वो चुड़ैल अपने बालों को अपने चेहरे पर बिखेरे हुए बैठी है। मैंने हिम्मत करके उसके चेहरे पर से बाल को हटाया तो उसके भयानक चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरे मुंह से चीख निकल गई। सभी चौंक कर जग गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। अब मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ, और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस कहा कि शायद कोई बुरा सपना देखा है। मुझे रात भर डर के वजह से नींद नहीं आई, बस सुबह होने का इंतजार था। बहुत ही डर गया था मैं, किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। मैंने अनुज से बताया तो वो बोला कि एक सिद्ध बाबा है पास के गांव में, वो भूत प्रेत को दूर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ रविवार को ही ये काम करते हैं। अभी तो आज सोमवार ही है, हमें रविवार तक इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर शाम हो गई और फिर से मुझे रात होने पर क्या होगा इसका डर सताने लगा। रात भी हो ही गई तो मैंने सबसे कहा कि आज मैं छत पर नहीं सोऊंगा, आज मैं घर के बाहर मैदान में सोऊंगा, नीम के पेड़ के नीचे। सब ने कहा सो जाओ। उस दिन चांदनी रात थी। मैंने अपनी चारपाई बिछाई और मामा से बातें करते करते सो गया। तभी अचानक नीम के पेड़ पर कुछ सरसराहट हुई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कोई पंछी होगा। फिर ऊपर से कुछ पानी जैसा गरम गरम गिरा। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी क्योंकि पिछली रात सोया नहीं था। मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक ढेर सारा कुछ गरम गरम गिरा। मैंने आंखें खोली तो वहीं चुड़ैल मुंह से लार टपका रही थी और दोनों पैर पेड़ की डाल से अटकाकर मेरी तरफ मुंह करके उल्टी लटकी थी। जब तक मैं कुछ समझ पाता, वो पेड़ की डाल पर फिरकी की तरह 2-4 बार घूमी और लट्टू की तरह उचक कर मेरे ऊपर धम्म से गिर गई। फिर क्या था, मेरी जोर से चीख निकली और मैं आंखें बंद किए हुए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। मेरी चीख सुनकर सब भागकर मेरी ओर आए। मामा के कहने पर मैंने आंखें खोली। मैंने सब बताया तो सब लोग हंसने लगे सिवाय अनुज के। सब ने कहा सपना होगा। सुबह होते ही मैं और अनुज सोचने लगे कि अब क्या होगा, क्या करें क्या ना करें। रविवार को भी अभी काफी दिन है। लेकिन तभी अचानक अनुज को कुछ याद आया। उसने कहा आज मंगलवार है और मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ और मेरा व्रत भी है, तू मेरे साथ मंदिर चल, वहाँ मंदिर में कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। हम मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए और हम वापस आते समय दूसरे रास्ते से आ रहे थे। हमारी नज़र एक मजार पर पड़ी। हमने सोचा इस मजार पर सबका बहुत विश्वास है, चलो माथा टेक लेते हैं। मजार पर हम गए और वहाँ हमें एक अंधस्को फकीर बाबा मिले। उन्होंने हमें देखते ही भांप लिया कि हमें कोई परेशानी है। उन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं है, मैं एक ताबीज बाजू में बांध देता हूँ, लेकिन बगल के गांव में एक सिद्ध बाबा है, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और उनके पास जाने से पहले ये ताबीज उतार देना। फिर हम घर आ गए। रात को खाना खाकर सब सोने चले गए, लेकिन मैं ना छत पर सोया और ना बाहर। मैंने कहा कि मैं आज घर के आंगन में ही सोऊंगा। सब सो गए और मुझे भी नींद आ गई। लेकिन रात में अचानक नींद खुली। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने घड़े से गिलास में पानी भरा और पी गया। मैंने सोचा देखूं कितना बज रहा है, लेकिन मुझे याद आया कि घड़ी तो कोठरी में ही रखी रह गई। मैंने लालटेन की रोशनी बढ़ाई और कोठरी में गया। देखा तो मौसी पीट करके खड़ी थी। मैंने कहा मौसी आप यहाँ क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि तेरी घड़ी ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा कि आपको कैसे पता। उन्होंने कहा कि मुझे तेरे बारे में सब पता है। वो घड़ी देने लगी। तभी मुझे उनके बड़े बड़े नाखून वाले गंदे हाथ दिखे। मौसी के बड़े बड़े नाखून वाले गंदे हाथ देखकर मैं बहुत डर गया। वो अचानक बढ़ने लगी। उसका सर कोठरी की छत से छूने लगा। उसने जैसे ही मुझे हाथ लगाया, उसके हाथ से धुआं निकलने लगा। शायद फकीर बाबा के ताबीज की वजह से। वो जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि सब चीख सुनकर नीचे आ गए। मैं डर के मारे कोठरी से आंगन की तरफ भागा। सब आंगन में आए और अनुज भी। वो सर्रा से बाहर आंगन में आ गई और अनुज की गर्दन पर अगल बगल दोनों टांगें लटकाकर बैठ गई और बोली तू ही है ना जो उस रोज मेरे चंगुल से इसे छुड़ा कर लाया था, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तभी मौसी को कुछ सूझा और वो भागकर पूजा वाले कमरे में गई और हवन कुंड की पूरी विभूति अनुज के ऊपर उड़ेल दी और तब वो अचानक गायब हो गई। फिर हमने सारी बातें घरवालों को बताई कि शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ। तभी मामा जी बोले कि बगल में एक बहुत बूढ़ी आजी माँ रहती है, उस पुराने महल की कहानी वो ही बता सकती हैं। सुबह पूछते ही आजी माँ ने बताई कि बहुत समय पहले एक राजा वहाँ रहते थे। उनका नाम अमरजीत सेन था। उनकी पीढ़ी में वर्षों से कन्या का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उनके पुत्र राजकुमार अमरनाथ सेन के पैदा होने के बाद उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। राजा जी ने बड़े प्यार से उसका नाम कनकलता रखा। वो बहुत ही खूबसूरत थी।
जब वो बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती के किस्से चारों तरफ फैल गए। कई राज्य के राजाओं ने राजकुमारी के लिए रिश्ते भेजे, लेकिन राजा ने ये कहकर मना कर दिया कि राजकुमारी कनकलता का विवाह उनकी पसंद और मर्जी से होगा। लेकिन राजकुमार अमरनाथ सेन का एक मित्र था जिसका नाम बलभद्र था। वो राजकुमारी को मन ही मन चाहता था। उसने कई बार कहने की कोशिश की लेकिन कह नहीं पाया। क्योंकि वो एक साधारण परिवार से था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कनकलता से कुछ भी कहने की। बसंत ऋतु का मौसम था, चारों तरफ फूल ही फूल खिले थे। कनकलता अपनी सहेलियों के साथ वन विहार करने गई। वो जंगल के फूलों की खूबसूरती में इतना खो गई कि चलते चलते बहुत दूर निकल गई और रास्ता भटक गई। कुछ देर बाद उसे ध्यान आया कि वो तो ना जाने कहाँ आ गई है। वो बहुत देर तक रास्ता खोजती रही लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखा। घूमते घूमते प्यास और भूख दोनों लग आए थे। वो थककर एक पेड़ की छाया में बैठ गई और थकावट के कारण उसकी आंख लग गई। तभी थोड़ी देर में कुछ ठक ठक की आवाज ने उसे जगा दिया। उसे लगा कि कोई है, तो उसने आवाज की दिशा की ओर जाकर देखा। वहां एक नवयुवक लकड़ियां काट रहा था, शायद कोई लकड़हारा था। कनकलता उसके पास आई तो वो उसे देखकर आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि आप तो कोई राजकुमारी लगती हैं, यहाँ कहाँ से आ गई? कनकलता बोली, हाँ मैं राजकुमारी कनकलता हूँ, अपनी सहेलियों के साथ वन विहार के लिए आई थी। वन की सुंदरता में खोकर आगे बढ़ गई, रास्ता भटक गई और सहेलियों से भी बिछड़ गई। मुझे बहुत प्यास और भूख भी लगी है। उस नवयुवक के पास कुछ खाना था। उसने राजकुमारी को बड़े संकोच के साथ दिया और बोला, ये आपके लायक तो नहीं है, लेकिन आपको भूख लगी है तो खा लीजिए। कनकलता बोली, तुम नहीं खाओगे? वो बोला, पहले आप खा लीजिए फिर मैं खा लूंगा। कनकलता जल्दी जल्दी खाना खा रही थी तो खाना गले में अटक गया। नवयुवक ने तुरंत सुराही से पानी निकाल कर दिया। नवयुवक कनकलता को खाना खाते हुए बड़े प्यार से देख रहा था और कनकलता उसकी तरफ देखती तो वो आंखें दूसरी ओर फेर लेता। कनकलता ने खाना खा लिया तो बोली, लो अब तुम खा लो। नवयुवक खाना खाने लगा। कनकलता बोली, खाना बहुत अच्छा है, तुम्हारी माँ ने बनाया है। नवयुवक बोला, मेरा कोई नहीं है। कनकलता बोली, तो क्या तुमने बनाया है? वो बोला, हाँ। अच्छा चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है, पिता महाराज परेशान हो रहे होंगे। कनकलता बोली, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी ने पूछा। मेरा नाम कौशल है, नवयुवक बोला। कौशल कनकलता को लेकर महल गया और बाहर से ही लौटने लगा। राजकुमारी बोली, अंदर आओ, तुम्हें पिताजी से मिलवाती हूँ। कौशल महल के अंदर गया। महल की शान शौकत देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने ठान लिया कि वो कनकलता को अपने प्रेम में फंसाकर इस महल का राजा बनेगा। फिर क्या था, उसने कनकलता से अपनापन बढ़ाना शुरू कर दिया और भोली कनकलता भी उसके जाल में फंसती गई। फिर एक दिन उसने महाराज से कहा कि मैं कौशल से विवाह करना चाहती हूँ। महाराज मान गए, लेकिन राजकुमार अमरनाथ सिंह को कौशल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कनकलता की शादी कौशल से हो। लेकिन महाराज ने उन दोनों का विवाह कर दिया और आधे राज्य का महाराज भी बना दिया। ये सब अमरनाथ सेन को मंजूर नहीं था। अब अमरनाथ सेन और कौशल दोनों को आधे आधे राज्य मंजूर नहीं था। दोनों सोच रहे थे कि वो ही पूरे राज्य के राजा बन जाते। फिर एक रात उस महल में एक खूनी खेल हुआ। बलभद्र चेहरा ढककर आधी रात के वक्त कनकलता के कमरे में गया और तलवार से कौशल का गला काट दिया। आवाज सुनकर कनकलता जागी तो उसने उसका भी गला भी तकिए से घोट दिया और महल से भाग गया। सुबह लोगों को महल में 4 लोगों की लाशें मिली, महाराज अमरजीत सेन, राजकुमार अमरनाथ सेन, कौशल और राजकुमारी कनकलता की। बलभद्र की लाश नहीं मिली तो लोगों ने समझा कि बलभद्र ही सभी को मारकर कहीं भाग गया है। उस रात महल में क्या हुआ किसी को भी कुछ भी नहीं पता। आजी माँ बोली, बस यही कहानी है उस महल की, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन बलभद्र के मन में कुछ चल रहा था। उसे कहानी सुनने के बाद सारी बातें याद आ गई। उसे याद आया कि पिछले जन्म में वो बलभद्र था और ये इत्तेफाक वाली बात है कि इस जन्म में भी उसका नाम बलभद्र ही है। लेकिन उस रात और भी बहुत कुछ हुआ था जो कि शायद कनकलता को नहीं मालूम था। वो सब कुछ सिर्फ मुझे ही पता है और कनकलता को भी सच्चाई पता चलनी चाहिए। फकीर बाबा के ताबीज की वजह से वो चुड़ैल 2-3 दिन तक बलभद्र के पास नहीं आए और शनिवार की शाम बलभद्र और अनुज मामा के साथ सिद्ध बाबा के पास गए और बलभद्र अपना ताबीज उतार कर गया। वो जैसे ही सिद्ध बाबा के दरवाजे तक पहुंचे, वो वैसे हवा में उड़ते हुए आए और बलभद्र को हवा में उछाल दिया। शायद वो बाबा के पास हमें नहीं जाने देना चाहती थी।
मामा जी बाबा के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगे। बाबा ने दरवाजा खोला और ये सब देखकर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, कुछ जल छिड़का तो वो चली गई। हमें बाबा अंदर ले गए। उन्होंने कहा कि आप सब लोग परेशान ना हो, वो अब नहीं आएगी। मुझे आराम से सारी बात बताए। हमने उन्हें सारी बात बताई, साथ साथ पिछले जन्म की भी बात बताई। उन्होंने कहा आप सब परेशान ना हो, अब वो नहीं आएगी। कल तक के लिए मैं बच्चे के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध देता हूँ और आपको सामग्री बता देता हूँ कि कल पूजा में क्या क्या लगेगा। हम सब घर आ गए। सुबह होते ही हम सब सोच रहे थे कि क्या होगा रात में, और शाम भी हो गई। हम सब ने पूजा की सारी तैयारियां कर ली। थोड़ी देर बाद बाबा जी भी आ गए। सब व्यवस्थित करने के बाद बाबा जी बोले बेटा इस जगह बैठो, और उन्होंने बलभद्र का रक्षा सूत्र खोल दिया। रक्षा सूत्र खोलते ही वो सामने प्रकट हुई। उसने अपने शक्तियों द्वारा पूजा के सामान को बिखेरना शुरू कर दिया और बलभद्र से बोली मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सब बुरी तरह से डरे हुए थे कि अब क्या होगा। बाबा जी ने उससे पूछा कि तू इसे क्यों मारना चाहती हैं। वो बोली ये मेरे सारे परिवार को मारकर भाग गया था। ये मुझसे बदला लेना चाहता था क्योंकि मैंने कौशल से विवाह किया था। मुझे पता था कि ये मन ही मन मुझसे प्रेम करता है। इसने मेरे पति, भाई, पिता और यहाँ तक कि मुझको भी नहीं छोड़ा। इससे पूछिए इसने ऐसा क्यों किया। मेरा भाई तो इसका मित्र था। मेरे पिता इसे अपने बेटे की तरह मानते थे और इसने इतना बड़ा विश्वासघात किया। बाबा बोले तुझे सारी बातें नहीं पता, तू पहले बलभद्र की बात सुन ले और अगर तुझे लगे कि वो गलत है तो जरूर उसे मार देना। वो बोली ठीक है, बोलने दो इसे अपनी बात। बलभद्र ने बोलना शुरू किया। उस दिन अमरनाथ सेन मेरे पास आया और बोला आज रात को राज्य का फेरा करना है कि सारे कामकाज ठीक से हो रहे हैं कि नहीं और प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है। मैं बोला हाँ मित्र, क्यों नहीं, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अमरनाथ बोला बस तुम आज रात के लिए अपने वस्त्र दे दो ताकि मैं राज्य में जाऊं तो प्रजा मुझे पहचान ना सके। बलभद्र बोला क्यों नहीं मित्र, आखिर इतना संकोच किस लिए, सब तुम्हारा दिया ही तो है। मुझ जैसे साधारण और अनाथ इंसान को तुमने अपना मित्र बनाया, नहीं तो मेरा क्या होता। और अमरनाथ सेन बलभद्र के वस्त्र लेकर चला गया। रात में बलभद्र को ध्यान आया कि शायद मेरे मित्र को किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो वो उससे मिलने गया। तभी उसने दो सेवकों को आपस में बातें करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि हमने कौशल महाराज के कहने पर अमरनाथ महाराज के पीने के जल में विष तो मिला दिया, लेकिन किसी को कुछ पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। बलभद्र ने इतना सुना तो वो अमरनाथ को बताने उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन देखा तो वो अपने कमरे में नहीं था। तब वो महाराज अमरजीत सेन के कमरे की तरफ भागा कि शायद अमरनाथ सेन वहां मिल जाए। लेकिन जब वो महाराज के कमरे तक पहुंचा ही तो उसने देखा कि अमरनाथ सेन उसके दिए हुए वस्त्र पहने हैं, अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा है, तलवार खून से सनी है। वहीं बगल में महाराज अमरजीत सेन का घायल और मृत शरीर पड़ा है और वो कह रहा है कि पिता महाराज आपने अगर मेरी बात मान ली होती तो आपका ये हाल ना होता। अब कौशल और कनकलता की बारी है। और अमरनाथ उन लोगों के कमरे की तरफ भागा और जल्दबाजी में मेरा पैर फिसल गया। मैं जैसे तैसे उठा और लंगड़ाते हुए उनके कमरे की ओर पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और अमरनाथ कौशल के गले को थर से अलग कर चुका था। शोर सुनकर कनकलता जागी तो उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका भी गला घोंट दिया। अमरनाथ मेरे कपड़ों में था तो कनकलता को लगा कि मैं हूं। मैंने अमरनाथ को आवाज दी कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा तूने मुझे देख लिया, अब तू भी नहीं बचेगा। और मैंने महल से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वो भी मेरे पीछे आया। मैं जंगल की तरफ भागा, लेकिन उसने मुझे मार दिया। मेरी लाश तो जंगल में जानवरों ने खा ली होगी, लेकिन अमरनाथ जब महल लौटा होगा तो उसने महल पहुंचकर वहीं विष वाला जल पी लिया और वो भी मर गया। बस यही कहानी थी कनकलता। मैं तो तुम्हें तब भी प्यार करता था और मैंने तो तुम्हें अब भी प्यार किया है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत था तो तुम अपना बदला ले सकती हो। मुझे मारकर अगर तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है तो ये ही सही। लेकिन कनकलता बोली मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, मैं तुम्हें अब कभी भी परेशान नहीं करूंगी। और कनकलता चली गई, फिर कभी भी बलभद्र को नहीं दिखी।